कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में राजेश अपनी पत्नी को लेकर के ससुराल पहुंचता है। ससुराल में उसका भव्य स्वागत होता है। अब राजेश इतना ज्यादा खाना खा लेता है कि उसे पच नहीं पाता है। 12 साढ़े 12 बजे उसे टॉयलेट लग जाते हैं। वो टॉयलेट जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो लाइट जा चुकी थी। घोर अंधेरा रहता है। राजेश को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। राजेश अपनी पत्नी के कमरे में ना घुस करके दूसरे कमरे में घुस जाता है। वो कमरा उसकी सास का रहता है। इसके बाद राजेश रजाई में घुस जाता है क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है। अब जैसे ही रजाई में गर्मा गर्म उसे पत्नी का शरीर मिलता है तो वो अपनी पत्नी के शरीर को इधर उधर छूने लगता है। लेकिन राजेश की पत्नी, जो कि राजेश के संवेदनशील अंगों को सहलाने लगती है। अब ऐसे में राजेश जोश में आ जाता है और वो बड़ी ही तेजी से फुर्ती से अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है। पूरी रात वो अपनी पत्नी को खुश कर देता है। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसके बिस्तर पर उसके बगल में उसकी धर्म पत्नी नहीं बल्कि ये तो उसकी सास है। जब दामाद अपने ही बेड पर अपनी सास को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दामाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है। डर के मारे वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलता है और अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच जाता है। पत्नी जो खर्राटे लेकर के सो रही होती। दामाद ने जो कुछ भी किया वो जाने अनजाने में किया, लेकिन सास सावित्री देवी वो तो जानती थी कि ये उनका दामाद। लेकिन इसके बाद भी सास ने अपने दामाद से पूरे मजे लिए। भला एक सास ऐसा कैसे कर सकती है? जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको रोना आ जाएगा कि आखिर सास ने अपने दामाद के साथ, अपनी ही बेटी के पति के साथ संबंध क्यों बनाए और उसने इसका विरोध क्यों नहीं किया। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपको ये कहानी भावुक कर सकती है। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भला सास अपने दामाद के साथ संबंध कैसे बना सकती है। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। अनिल जी महाराष्ट्र से हैं शायद, जुबैर जी, अंजलि वर्मा, प्रियंका सिंह, गौरव सिंह, नरेंद्र जी वाराणसी से, हैदर अली, कुसुम, सुमित्रा, वैभव सिंह, राजपाल, आनंदी, विवेक जी, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लूँ। अगर दोस्तों आप हमारी किसी भी तरीके से हेल्प करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, हमें गिफ्ट देना चाहते हैं, हमें खुश करना चाहते हैं, तो आप हमें गिफ्ट दे सकते हैं। हमारी वीडियो के नीचे एक थैंक्स का बटन होता है जिस पर जाकर के आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, हमें गिफ्ट दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। राजेश, जिसका एक हंसता खेलता परिवार रहता है। राजेश की माँ बैंक में मैनेजर रहती। राजेश के पिता, जिनका कई साल पहले ही देहांत हो चुका था। राजेश दिल्ली में रह करके जॉब कर रहा था। वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। ऐसे में कुसुम देवी को लगता है कि क्यों ना अब बेटे के हाथ पीले कर दिए जाए, इसलिए वो अपने बेटे के लिए रिश्ता खोजने लगती है। लेकिन कुसुम देवी को कोई ऐसी लड़की नहीं मिल पा रही थी कि जो अच्छा खासा दहेज दे और दहेज में वो सब कुछ दे जो उनकी मांग है। कुसुम को अपने बॉस की लड़की पसंद आ जाती है। कुसुम अपने बॉस से कहती है, सर अगर आप बुरा ना मानिए तो हम आपसे एक बात कहें। हमारा बेटा है जो दिल्ली में जॉब करता है और महीने का 50,000 आराम से कमा लेता है। क्या आप अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से करवाएंगी? जब बॉस ये सुनते हैं तो वो कुसुम देवी पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ काम करती हो, एम्प्लॉय हो हमारी, और हम भला अपनी बेटी की शादी एक एम्प्लॉय की बेटी से कैसे करवा सकते हैं। कुसुम जब ये सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा खिसियाहट महसूस होती है क्योंकि उस समय ऑफिस में सभी लोग मौजूद होते हैं। इधर जो कुसुम देवी का बॉस होता है वो कुसुम देवी पर चिल्लाने लगता है और उन्हें डांट डपट करके ऑफिस से बाहर निकाल देता है। कुसुम देवी
जो रोते हुए ऑफिस से बाहर निकलती हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा उस समय जिल्लत महसूस हो रही थी, क्योंकि बॉस ने बहुत ज़्यादा ही कुसुम देवी को जलील कर दिया था। बॉस ने कुसुम के टेबल पर रिजिग्नेशन लेटर भी रखवा दिया था। कुसुम जब ये देखती है तो उन्हें बहुत अफसोस होता है, क्योंकि वो कई सालों से उस ऑफिस में काम कर रही थी। घर आते राजेश अपनी माँ से पूछता, माँ क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों है। कुसुम देवी अपने बेटे को पूरी बात बता देती है। बेटा कहता है, माँ धैर्य रखिए, जोड़ा तो ऊपर से बन करके आता है, जिससे मेरी शादी होना लिखी होगी उससे मेरी हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वो बेटे के समझाने के बावजूद भी अपने बेटे राजेश के लिए रिश्ता खोजती रहती हैं। ऐसे में उन्हें एक परिवार मिल जाता है जो कि संपन्न रहता है, और वो सब कुछ दहेज में देने को तैयार हो जाता है, जो कि कुसुम देवी की डिमांड रहती है। कुसुम देवी अपने बेटे राजेश को लेकर के लड़की देखने जाते हैं। अब जैसी राजेश मोहिनी को देखता है तो वो एक नज़र में ही मोहिनी को पसंद कर लेता है। मोहिनी जो देखने में बेहद सुंदर रहती है, पतली दुबली रहती है। राजेश शादी के लिए तैयार हो जाता है। राजेश मोहिनी को देखता है तो लाड टपकाने लगता है। मोहिनी के परिवार वाले कहते हैं, बेटा मंगनी के दिन ही सुहागरात मनाओगे क्या, थोड़ा धैर्य रखो, कुछ दिन बाद तो तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। इसके बाद दोनों परिवार में शादी की तैयारियां होने लगती हैं। दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं, क्योंकि शादी पक्की हो चुकी थी। घर में शादी का माहौल होता है। इधर कुसुम देवी जो अपने बेटे की शादी की तैयारी में जोर शोर से लगी रहती हैं, लेकिन कहते हैं कि अनहोनी कभी भी घटित हो जाती है, और ऐसे में जो परिवार में जो घर में खुशियां होती हैं, कब उन्हें नजर लग जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही कुछ राजेश के साथ होता है। इधर परिवार में खुशियों का माहौल है, शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन तभी राजेश की माँ को हार्ट अटैक आता है। राजेश अपनी माँ को लेकर के हॉस्पिटल जाता है। वहाँ डॉक्टर राजेश की माँ का यानी कि कुसुम देवी का इलाज करते हैं। 2 दिनों तक वो राजेश की माँ को वेंटिलेटर पर रखते हैं, लेकिन तीसरे दिन वो राजेश को कुछ ऐसी न्यूज देते हैं जिससे कि राजेश का परिवार बिखर जाता है। राजेश पूरी तरीके से टूट जाता है। राजेश की शादी भी पोस्टपोन्ड हो जाती है, क्योंकि राजेश की माँ का देहांत हो जाता है। राजेश जिसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ रहती है, ऐसे में राजेश घर में अकेला पड़ जाता है, और वो पूरा दिन रोया करता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। किसी तरीके से वो अपने मामा के साथ मिलकर के अपनी माँ का क्रियाक्रम करता है, लेकिन इसके बाद ना तो वो ऑफिस जाता है और ना ही उसका मन किसी काम काज में लगता है, क्योंकि माँ के ध्यान से राजेश पूरी तरीके से टूट जाता है। और घर में उसकी माँ ने जितनी भी शादी की तैयारियां कर रखी थी वो सारे सामान मौजूद रहते हैं। दुल्हन का लहंगा रहता है, यानी कि उसकी होने वाली पत्नी मोहिनी का लहंगा रहता है, ज्वेलरी रहती है। जब भी राजेश इन सारी चीज़ों को देखता है तो उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। अब इधर जो लड़की के परिवार वाले रहते हैं, यानी कि मोहिनी के परिवार वाले रहते हैं, वहाँ कार्ड छप चुका होता है। वो अपने सभी रिश्तेदारों में कार्ड बांट देते हैं, लेकिन राजेश शादी करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि वो इस समय शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी उसे कुछ समय चाहिए, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जब वो स्टेबल हो जाएगा इस स्थिति को संभालने के लिए तो वो शादी के लिए हाँ कर देगा, लेकिन अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि शादी कर सके। लेकिन तब जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, कार्ड छप चुका होता है, रिश्तेदारों में बढ़ चुका होता है। अब ऐसे में अगर बारात दरवाजे पर नहीं आएगी तो लड़की वालों की बहुत बदनामी होगी, और जितना भी खर्चा हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। इसलिए लड़की के परिवार वाले यानी कि मोहिनी के परिवार वाले राजेश पर दबाव बनाते हैं। राजेश किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं होता है। इधर जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो राजेश पर FIR करवा देते हैं। अब पुलिस राजेश को पकड़ करके ले जाती है, उसे जेल में बंद कर देती है। पुलिस वाले भी राजेश की भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं थे। राजेश बार बार कह रहा था कि मेरी माँ का देहांत हो गया है और मैं अभी इस समय शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पुलिस वाले बार बार ये कह रहे होते हैं कि लड़की वालों ने कार्ड छपवा दिया, शादी तो तुम्हें इसी डेट पर करनी होगी। अब राजेश को कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहता है कि अगर आप लोग हम पर दबाव डालेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। पुलिस वाले कहते हैं उससे पहले ही हम तुम्हें घोड़ी पर चढ़ा देंगे। जबरदस्ती राजेश को दूल्हा बनाते हैं और राजेश के मामा के साथ मिलकर के बारात लेकर के लड़की के घर पर पहुंचते हैं। अब लड़की के घर वाले यानी कि मोहिनी के परिवार वाले बेहद खुश होते हैं। मोहिनी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि कुछ ही समय बाद मोहिनी की सुहागरात होने वाली होती है। मोहिनी जो विदा होकर के अपने दूल्हे के घर यानी राजेश के घर पहुंचती है तो उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि जो दुल्हन का सुहाग का सेज होता है यानी कि सुहागरात वाला बेड होता है, ना तो वो सजा था और ना ही किसी भी तरीके की कोई तैयारी थी। जब मोहिनी ये देखती है तो अपने दूल्हे से पूछती है कि क्या बात है, आपने सुहागरात की कोई तैयारी नहीं की है। जब राजेश ये सुनता है कहता है कि हमारी माँ का देहांत हो गया था, हमने तो शादी से मना किया था, लेकिन आपके परिवार वाले जिद कर रहे थे और पुलिस वाले मुझे धमका रहे थे कि अगर मैं इस शादी से इनकार करूंगा या शादी नहीं करूंगा उस तारीख पर उस डेट पर तो फिर वो मुझे संगीन धाराओं के अंतर्गत जेल भेज देंगे, और ऐसे में मैं मजबूर था, इसलिए मुझे मजबूरी में पुलिस के दबाव में आकर के आपसे शादी करनी पड़ी। अब जब मोहिनी ये सुनती है तो वो राजेश की भावनाओं को समझने के बजाय राजेश को इधर उधर छूने लगती है और राजेश के संवेदनशील अंगों को सहलाने लगती है। राजेश
जो मोहिनी को मना करता है और कहता है कि अभी ये सही समय नहीं है, लेकिन मोहिनी राजेश की एक नहीं सुनती है और फिर वो राजेश के साथ जबरदस्ती सुहागरात मनाती है। इधर ना चाहते हुए भी राजेश जिसे सब कुछ करना पड़ता है। अब ऐसे समय बीतता रहता है, मोहिनी और राजेश के 2 बच्चे हो जाते हैं, परिवार में खुशहाली होती है क्योंकि मोहिनी एक अच्छे परिवार की अच्छी लड़की रहती है। भले ही उसने शादी की पहली रात जो कुछ भी किया वो उसका अधिकार था, वो आज भी अपने पति से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है कि वो उसे माफ़ कर दे। वो भी क्या करे, वो अपनी भावनाओं पर, अपनी उत्तेजनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतने समय बाद उसकी शादी हुई थी और वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी शादी की पहली रात स्पॉइल हो, क्योंकि ये रात तो जिंदगी भर याद रखने वाली होती है और वो उसे यादगार बनाना चाहती थी। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, समय बीत रहा होता है। राजेश जिसका अब एक हंसता खेलता परिवार होता है। अब ऐसे में राजेश अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर के ससुराल जाता है। अब जब वो अपने ससुराल जाता है तो ससुराल में उसका भव्य स्वागत होता है। राजेश इतना ज़्यादा खा लेता है कि उसका पेट खराब हो जाता है। जैसे रात का 12 साढ़े 12 बजता है, ठंडी का समय होता है, तो राजेश को टॉयलेट लग जाती है। वो टॉयलेट जाता है, जब वो वापस निकलता है तो घोर अंधेरा होता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। ऐसे में राजेश जो गलती से अपनी पत्नी के कमरे में ना घुस करके अपनी सास के कमरे में घुस जाता है। जैसे वो रजाई में घुसता है तो अपनी पत्नी समझ करके अपनी सास के साथ वो संबंध बनाने लगता है। इधर सास अपने दामाद का पूरा सहयोग करती हैं, तरह तरह की आवाज़ें निकाल रही होती हैं, जिससे राजेश और ज़्यादा जोश में आ जाता है। जबकि उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी सास है। वो तो जाने अनजाने में ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसकी सास सब कुछ जान रही थी कि ये उसका दामाद है। अब इधर सास भी अपने दामाद की जवानी का फायदा उठाती हैं और पूरी रात वो अपने दामाद के साथ संबंध बनाती हैं। अब ऐसी सुबह हो जाती है। जैसे ही राजेश की आंख खुलती है तो वो अपनी पत्नी को अपने बेड पर ना पा करके जब अपनी सास को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो भागता हुआ अपनी पत्नी के पास जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी तो खर्राटे लेकर के सो रही। अब राजेश को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता है। डर के मारे राजेश अपने दोस्त दीपक से भी कुछ नहीं बताता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही रात का 12 साढ़े 12 बजता है, राजेश के साथ समानता अपने दामाद को कमरे में बुला दामाद की तरफ से छूने लगती है। दामाद इसका विरोध करता है तो सास कहती है कि अगर जो कल रात आपने हमारे साथ ये सब कुछ नहीं किया, अगर वो नहीं करेंगे तो हम पूरी बात अपनी बेटी को बता देंगे। इसके बाद हमारी बेटी तो आपसे तलाक ले लेगी। अब जैसी राजेश ये सुनता है तो वो डर जाता है और डर के मारे वो वही सब कुछ करता है जो कि समानता अपने दामाद से कह रही होती है। अब राजेश और समानता का ये रोज का हो गया था। समानता हर रात अपने दामाद को कमरे में बुलाती और फिर वो उसके साथ पूरी रात संबंध बनाई करती। ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। समानता जो बड़ी तेजी से आवाज निकाल रही होती है। अब ऐसे में उनकी बेटी मोहिनी के कानों में जब आवाज आती है तो वो अपनी माँ के कमरे की ओर जाती है तो देखती है कि उसका पति उसकी ही माँ के साथ संबंध बना रहा है। जैसे ही मोहिनी ये देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कमरे में जाती है और अपने माँ और पति पर चिल्लाने लगती है। इधर पति अपनी पत्नी से कहता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं। वो पूरी बात अपनी पत्नी को बता देता है। जैसी पत्नी ये सुनती है तो वो अपनी माँ पर चिल्ला रही होती, अपनी माँ को डांट रही होती। इधर माँ समानता रोने लगती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटा बताओ, तुम्हारे पिता जिनका देहांत कई साल पहले हो गया था, तुम्हारे पिता को इस दुनिया से गए 6 से 6.5 साल हो रहा है। अब ऐसे में मुझे पति सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन तुम्हारा पति गलती से मेरे कमरे में आ जाता है और पूरी रात वो मेरे साथ संबंध बनाता है, मुझे जवानी का एहसास दिलाता है, मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पति के साथ हर रात ये सब कुछ किया करती थी। इसमें मेरी क्या गलती है। अब जब बेटी भी ये सुनती है तो उसकी भी आंखें भर आती हैं और वो अपनी माँ से कहती है, माँ अगर आपको पति की कमी महसूस हो रही थी तो आप एक बार हम लोगों से कहती हैं, हम लोग आपकी दूसरी शादी करवा देते। अब जब माँ ये सुनती हैं तो कहती है, बेटा इस उम्र में अगर हम शादी करते तो फिर समाज हमें थूकता, बुरा भला कहता, इसलिए हमने दूसरी शादी नहीं की और ना ही तुम लोगों से इस बारे में कुछ कहा। लेकिन जब हमें तुम्हारे पति ने जवानी का एहसास दिलाया तो हम खुद को रोक नहीं पाए, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए, इसमें हमारी क्या गलती है। जब बेटी ये सुनती है तो उसे भी लगता है कि उसकी माँ की कोई गलती नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है, माँ आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी दूसरी शादी करवा देंगे। इसके बाद बेटी अपनी माँ की शादी करवा देती है। अब समानता अपने दूसरे पति के साथ हंसी खुशी रह रही है क्योंकि हर रात उन्हें पति सुख मिल रहा है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी, ये सच्ची घटना बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या समानता ने अपनी माँ की दूसरी शादी करवा के जो किया वो सही था? क्या समानता ने जो अपने दामाद के साथ किया वो कहाँ तक सही था? आप उन लोग अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, शतिका, नमस्कार।